नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस रेसिपिनिटी 247 इस चैनल पर। तो चलो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान भूगोल यानी चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास को पढ़ेंगे जो 10th क्लास का है। तो चलो टॉपिक को और चाहते हैं। अब यहाँ संसाधन क्या है? तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो संसाधन कहलाती है। संसाधन क्या हो सकता है? जितनी भी हमारी आवश्यकताएं होगी, उदाहरण एग्जाम्पल में आप कह सकते हो कुर्सियाँ होंगी, मोबाइल भी ले सकते हो, तो ये सब क्या है? संसाधन हो गया। हवा भी ले सकते हो, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये संसाधन है। अब देखेंगे कि संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से करी गई है। तो संसाधनों का जो वर्गीकरण है उसको समझते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण तो फर्स्ट पॉइंट दिया है कि उत्पत्ति के आधार पर क्या है, दो प्रकार से बांटा गया है, एक है जीव, एक है अजीव। अब सेकेंड में देखते हैं कि साम्यता के जो आधार पर जो है वो भी दो प्रकार से बांटा गया, जैसे कि नवीकरण योग्य, एक है गया अनवीकरण योग्य। फिर देखते हैं कि स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में बांटा गया है। फिर देखते हैं कि विकास के स्तर मतलब विकास के स्तर के आधार पर बांटा गया है, जैसे हो गया संभावी, विकसित और संचित कोष के बारे में, है ना। तो चलो अभी इसको फाइंड करते हैं कि उत्पत्ति के जो आधार पर जो संसाधनों का जो वर्गीकरण करा गया है वो कितने तरह से करी गई है। हमने पढ़े दो तरह से। एक होता है क्या है, जीव संसाधन। अब जीव संसाधन कैसे है, इसके डिफिनेशन को पढ़ेंगे। तो ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होता है, जिनमें जीवन है, वो जीव संसाधन कहलाते हैं। अब नॉर्मली परिभाषा में दे सकते हो कि ऐसे संसाधन जिसमें जीवन हो, मतलब उसमें जान हो, वो जीव मंडल जीव संसाधन कहलाएगा। जैसे हो गया मनुष्य, हो गया प्राणी जात, हो गया बहुत सारे पक्षियों हो गए, ये क्या है, उसमें जीवन है, वो जीव संसाधन के अंतर्गत आएगा। अब देखेंगे कि अजीव, है ना, ये क्या हो जाएगा, अजीव। यहाँ आप लिख देना अजीव, है ना, अजीव संसाधन। वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं वो अजीव संसाधन कहलाते हैं। क्या है, अजीव संसाधन, मतलब जो मरे हुए, जैसे हो गया आप एग्जाम्पल भी कह सकते हो, चट्टानें हो गया, धातुएं हो गया, पत्थरें हो गया, ये सब क्या होगा, अजीव संसाधन, जिसमें जान ना हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अजीव संसाधन हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि साम्यता के जो आधार पर क्या है, संसाधनों का जो वर्गीकरण कितने भागों में करी गई है। ये भी क्या है, दो भागों में करी गई है। फर्स्ट है नवीकरण संसाधन। अब नवीकरण संसाधन क्या है, वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिकी, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः उपयोग में बनाया जा सकता है, वो नवीकरण संसाधन कहलाता है। कहने का मतलब है कि एक बार जो उपयोग करने के बाद क्या हो जाता है, हम उसको दोबारा उपयोग कर सकते हैं, वो नवीकरण संसाधन कहलाता है। जिसमें आप वायु, जल, ये क्या हो जाता है, कभी समाप्त नहीं होगा। आप जितनी बार में उपयोग करोगे वो कभी समाप्त नहीं कर पाओगे। फिर देखते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन, है ना। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या है, वही संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता और इनका निर्माण जो है विकास लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ, और वो अनवीकरण संसाधन है। मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो कि ये एक बार जब हम प्रयोग करते हैं वो पुनः हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। जैसे कि हो गया एग्जाम्पल में कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। एक बार जलाने के बाद वो वापस या उसको पुनः उपयोग में नहीं ला सकता है। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में करी गई है, तो इसको देखेंगे हम। इसमें जो व्यक्तिगत संसाधन को क्या है, व्यक्तिगत संसाधन तो व्यक्तिगत संसाधन क्या है, वैसे संसाधन जो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। उदाहरण हो गया किसी किसान की ज़मीन हो गया, घर आदि, ये क्या है, व्यक्तिगत संसाधन हो गया। फिर देखते हैं कि सामुदायिक संसाधन, वे संसाधन जिनका उपयोग क्या है,
सामुदायिक सभी लोग करते हैं वो सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। मतलब सभी लोग करते हैं ना, जैसे कि आप सोसाइटी में रहते हो तो एक सोसाइटी में क्या कूड़ादान होता है, वो सभी ये जो पैसे की इसे इकट्ठा किया जाता है फिर इसको खरीदा जाता है, वो सभी का है, एक कम्युनिटीज़ का है ना, वो सामुदायिक संसाधन हो गया। आगे देखेंगे राष्ट्रीय संसाधन, है ना। क्या है राष्ट्रीय संसाधन? किसी भी संसाधन क्या है ना। तो राष्ट्रीय संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी प्रकार के जो संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो वह राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। चलो आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तो तट रेखा के 200 मील खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में यानी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन करते हैं। मतलब जो पूरे क्या है वो पूरे देश का हो, है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। फिर देखते हैं कि विकास के जो स्तर के आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से करें, ये भी 4 प्रकार से बांटा गया है, इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट है कि संभावी संसाधन, मतलब वही संसाधन जो किसी प्रदेश में क्या है विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया, वो संभावी संसाधन कहलाता है। फिर देखते हैं विकसित संसाधन, वही संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारण की जा चुकी है वो विकसित संसाधन कहलाते हैं, है ना। फिर देखते हैं कि भंडार रहित संसाधन कैसे है। ये पर्यावरण, जैसे पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, वो भंडार रहित संसाधन है कि वो उसको उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं कर रहा है, वो क्या है भंडार है, भंडार पड़ा हुआ है, वो संसाधन भंडार रहित संसाधन हो जाएगा। फिर देखते हैं कि संचित संसाधन क्या है। संचित संसाधन क्या है ना। तो संचित संसाधन तो वैसे संसाधन जिन्हें अभी तक क्या है तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है परंतु उनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हो चुका है, वो संचित संसाधन कहलाता है। आगे देखते हैं कि संसाधनों का विकास, संसाधनों का जो विकास है वो किस तरह से किया जा सकता है ना। तो चलो इसको संसाधनों का जो विकास है इनको पढ़ेंगे। संसाधनों का विकास तो मानव क्या है अस्तित्व के लिए संसाधन जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन जो प्रकृति की देन है इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप क्या है निम्नलिखित समस्या पैदा हो गई है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि जो मानव जो अस्तित्व के लिए ना संसाधन बहुत ही ज़रूरी है और इसका जो प्राकृतिक संसाधन है उनका क्या कर रहे हैं अंधाधुंध हम प्रयोग कर रहे हैं और इनसे क्या हो जाए बहुत सारी समस्याएं जो पड़ रही है पृथ्वी पर, तो इन्हीं को देखेंगे। अब देखते हैं कि कुछ व्यक्ति के लालच, यहाँ तो कुछ व्यक्तियों के लालच साधनों का हास, है ना, ये हो सकता है। फिर हम देख रहे हैं कि सेकेंड पॉइंट में देखेंगे तो संसाधनों समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं जिससे समाज दो हिस्से संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बढ़ गया है। आप देख रहे हो कि कुछ लोग अमीर है कुछ लोग गरीब है, तो क्या हो गया संसाधन बढ़ गया है। जो अमीर वर्ग है अपने पैसे के दम पर क्या करें नए क्या कर रहे हैं, जो अपने संसाधन है अपने पास है वो क्या कर रहे हैं बदल रहे हैं, जिससे वो अमीर बनते जा रहे हैं। तो संसाधन क्या दो भागों में बंटा है, अरे गरीब के पास है कुछ अमीर के पास है ना। फिर देखते हैं कि संसाधनों का जो अंधाधुंध शोषण से जो क्या हो गया पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया, जिससे क्या हो गया भूमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, क्या हो रहा है
भूमंडलीय जो ओजोन परत का क्या हो अवक्षय हो रहा है कि जो सूर्य की पराबैंगनी है वो छट रही है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, भू निम्नीकरण हो रहा है, या आदि समस्याएं आ रही है। आगे देखते हैं कि जो मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा अवश्य हो गया है ना। तो आगे देखते हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंस है ना, इसको जानेंगे। सतत पोषणीय विकास तो संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी का अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी तरह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। कहने का मतलब जो आज इस युग में क्या हो रहा है, संसाधनों का अधिक प्रयोग हो रहा है। जब हम विवेकपूर्ण प्रयोग से क्या हो गया, वर्तमान पीढ़ी भी इन संसाधनों से क्या हो यूज करें, और आने वाले जो पीढ़ी है वो भी इन संसाधनों से क्या हो उनका भी यूज़ करें। तो ऐसे विवेकपूर्ण से क्या होना चाहिए, संसाधन का यूज होना चाहिए कि भावी पीढ़ी भी इसका जो इस्तेमाल करें, उसी को हम बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। आगे देखते हैं कि एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 क्या है, तो 1992 में ब्राज़ील के जो शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय ध्वज एजेंडा 21 पारित किया गया। कहने का मतलब है कि 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में एक क्या हो गया था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, जिसमें एक सम्मेलन हुआ था, है ना। और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य रहा होगा यहाँ पढ़ता है। तो उद्देश्य था कि जिसका उद्देश्य था कि समान हितों, जैसे हो गया आवश्यकताएं सम्मिलित जिम्मेदारी के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा, जैसे पर्यावरण जो क्षति हो रही है ना, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रहा है, रोगी से कैसे निपटना है, इन सब के बारे में वहाँ चर्चाएं की गई थी, विचार विमर्श किया गया था ब्राज़ील में। अब देखते हैं कि संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन। अब देखो, ऐसी उपाय अथवा तकनीकी जिसके द्वारा संसाधन का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, वो संसाधन नियोजन कहलाता है। कहने का मतलब कि ऐसे उपाय करने चाहिए या ऐसी तकनीकी लानी चाहिए कि संसाधनों का क्या एकदम सही तरह से उपयोग किया जा सके, वही संसाधन नियोजन कहलाता है। आगे देखेंगे कि भारत में जो संसाधन जो नियोजन है किस तरह से है ना। तो चलो देखते हैं। भारत में संसाधन नियोजन, तो जो संसाधन नियोजन है कि संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए ज़रूरी है कि योजनाबंद बनाते समय टेक्नोलॉजी हो गया, कौशल, संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। नंबर 2 में है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में क्या हो गया, संसाधन नियोजन का प्रमुख लक्ष्य रहा है। फिर आप 3 में पढ़ सकते हो कि भारत में संसाधन हो गया नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है ना। ये सब आप देखो कि जो भारत में संसाधन जो नियोजन हुआ, वो क्या क्या चीज़ें उन्होंने करी कि कैसे कैसे भारत में संसाधन को नियोजन कैसे बनाया रखा जाए। तो इनके बारे में आगे नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। चलो, तो देखो कि पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। तो भारत में जो संसाधन नियोजन हुआ, तो इसमें क्या किया गया कि जो विभिन्न स्टेट्स हैं, जो बहुत बड़े राज्य हैं, उससे क्या किया, संसाधनों का पहचान कराया गया कि कहाँ कहाँ पर कोयला है, कहाँ पर तेल है ना। तो ये सब पहचान किया गया और उनका तालिका बनाया गया। फिर क्या गया, उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी, संस्थागत ढांचे और सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन तैयार करना, ये सब तैयार किया गया। फिर 3 पॉइंट में दिया है संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बिठाना, यह भी किया गया था। अब देखते हैं कि संसाधन संरक्षण मतलब संसाधन को कैसे बचाया जा सकता है। संसाधन संरक्षण,
तो जो संसाधन संरक्षण कैसे किया जा सकता है, संसाधनों का जो उचित प्रबंधन ताकि जल, भूमि, वनस्पति व मृदा संसाधन संरक्षण मतलब संसाधनों के उचित प्रबंधन ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति एवं मृदा का इस प्रकार से उपयोग करना कि भावी पीढ़ी की ज़रूरत का भी ख्याल रखा जाए। अब यहाँ सबसे बड़ी रिलेवेंट पॉइंट देखने को मिलता है कि जल, भूमि, वनस्पति हो गया, मृदाएँ हो गया, कैसे जो भावी पीढ़ी के लिए हम कैसे बचा सकते हैं, है ना। ये बहुत अच्छी जो डिफिनेशन दिया गया है। अब देखते हैं कि भू संसाधन कैसा है। भू संसाधन भूमि संसाधन क्या है। तो भूमि बहुत तरह से उपयोग किया जाता है, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हो गया, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और क्या है, प्राकृतिक वनस्पति होगी जिसमें वन्य हो गया, जीवन हो गया, इसी में है। मानव जीवन भी भू में है, आर्थिक क्रिया भी भूमि जमीन में होती है, परिवहन भी होती है, संचार भी होती है, व्यवस्थाएं भूमि पर आधारित हैं। आगे देखेंगे कि जो भूमि एक सीमित संसाधन है और इसलिए हम इसका प्रयोग सावधानी योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। अब यहाँ सवाल उठता है कि भूमि एक सीमित संसाधन क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, क्या कोयला खदानें बन रही है, फैक्ट्रियाँ बन रही है, ज़्यादा सिंचाई हो रही, उर्वरक शक्ति कम हो रही है ना। तो इससे क्या होगा, सीमित हो रहा है। ज़मीन तो बहुत है लेकिन जहाँ पर वो संसाधन है वो क्या हो रहा है, सिमट रहा है ना। तो यही इसलिए सीमित संसाधन कहा गया है। आगे देखेंगे कि भारत में भूमि संसाधन कैसे हैं। तो भारत की जो स्ट्रक्चर है, ज़मीनें कैसी है, कितने प्रतिशत मैदानी है, कितने प्रतिशत जो खेती करने लायक है, इसको देखेंगे। भारत में भू संसाधन नंबर 1 में दिया, लगभग 43% जो है भूमि क्षेत्र मैदानी है। मतलब 43% जो है ज़मीनें हैं वो मैदानी इलाके में, जिससे क्या होगा, कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। फिर देखते हैं सेकेंड पॉइंट में, लगभग 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से क्या है, पर्वत हैं, 12मासी नदियों के प्रवाह होता है, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। यह आगे देखेंगे क्या पॉइंट्स हैं। नंबर 3 में है, लगभग 27% हिस्सा जो है पठारी क्षेत्र में है ना। क्या है, पठार है और जिसमें क्या है, खनिजें मिलते हैं, जीवाश्म ईंधन मिलते हैं, वनों का अपार संचय कोष मिलता है ना। इसी में हम देखोगे पठारी इलाकों में ज़्यादातर क्या मिलेगा, पेड़ मिलेगा। आगे देखते हैं कि भूमि का उपयोग, हम किस किस चीज़ों में हम भूमि का उपयोग जो ज़्यादा करते हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो भू उपयोग, तो भौगोलिक प्रक्रिया जिसे अनुसार भूमि का उपयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। जैसे हो गया, सेकेंड पॉइंट में पढ़ोगे कि भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व, जैसे कि हो गया वन क्या हो गया, पेड़ों से आच्छादित एवं विशाल क्षेत्र है। भूमि में क्या होता है, हर जगह मिल जाते हैं। जैसे कृषि के लिए भी भूमि जरूरी है, जैसे कि हो गया बंजर तथा कृषि आयोग भूमि, गैर कृषि प्रयोजन, ये क्या है, कहाँ मिलेगा, कृषि में है ना, भूमि में ही मिलेगा। ये सब हो गया, इमारतें हो गया, सड़कें हो गया, ये कहाँ मिलेंगे, भूमि में। ये सब क्या है, बनाए रखा है। चलो आगे देखते हैं कि परती भूमि क्या है, परती भूमि, वर्तमान परती भूमि जहाँ कृषि 1 वर्ष से कम समय खेती ना की गई हो, है ना। क्या हो गया, यहाँ परती भूमि किसे कहेंगे, बढ़िया तरह से समझाते हैं, है ना। बहुत अच्छा दिया है कि परती भूमि क्या है। तो वर्तमान परती जहाँ कृषि 1 वर्ष से कम समय तक खेती ना की गई, मतलब 1 वर्ष जो है से कम ही खेती की गई हो, परती भूमि कहा जाता है ना। अब देखते हैं अन्य परती भूमि में क्या देखते हैं कि अन्य परती भूमि में क्या है, अन्य परती जहाँ 1 या 5 वर्ष तक खेती ना की गई, मतलब 1 से 5 वर्ष तक वहाँ कोई खेती ना की गई हो, वो अन्य परती भूमि में आएगा। फिर देखते हैं कि अन्य कृषि योग्य भूमि क्या है। जैसे हो गया स्थायी चारागाह हो गया, अन्य गोदाचर भूमि हो गया,
विविध वृक्षों हो गया, वृक्ष फसलें तथा उपवन के अधीन भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, 5 वर्ष या अधिक से खाली है ना, इसको बोलेंगे अन्य कृषि योग्य भूमि। आगे देखेंगे कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं, समझ गए होंगे। आगे देखेंगे कि भारत में जो भूमि उपयोग प्रारूप के प्रकार, तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों को में भौतिक कारक जैसे हो गया आकृति, मृदा, जलवायु और तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, सांस्कृतिक परंपराएं इत्यादि शामिल है ना। अब देखते हैं कि भू निम्नीकरण के क्या कारण है, कि भूमि का जो खनन हो रहा है, जो उर्वरक क्षमताएं घट रही है, वो क्यों घट रही है और किन कारणों से घट रही है। तो भू निम्नीकरण के कारण एक तो खनन, ज़्यादातर क्या हो रहा है, खनन हो रहा है, मिट्टी को क्या क्या खनन किया जा रहा है ना, और अतिचरण हो रहा है, मतलब जहाँ पर गाय भैंस हो गया वो ज़्यादातर चराया जाता है ना, घास को ज़्यादा खाता है लोग, है ना। इससे भी क्या हो जाता है, जो भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। फिर है अति सिंचाई, मतलब हम ज़्यादा से खेती करते हैं ना, ये सब, इन सभी के कारण क्या होता है, भू निम्नीकरण हो जाता है। आगे देखते हैं औद्योगिक प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण से भी क्या हो जाता है, जो भूमि निम्नीकरण हो जाता है। वनमूलन हो जाता है, कि हम लोग वन नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ पेड़ काट रहे हैं, है ना, इससे भी होता है। अब देखो कि भूमि संरक्षण के उपाय, मतलब जो भूमि को कैसे बचाया जा सकता है और उनको कैसे बचाया जा सकता है, इनको देखेंगे। तो वन रोपण, हम लोग क्या कर सकते हैं, वन रोपण कर सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं। पशुचारण नियंत्रण कर सकते हैं, कि जो पशुचारण करते हैं, जब हम उसको चारा के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए अलग से एक खेत में क्या चारा उगा सकते हैं। फिर रक्षक मेखला बना सकते हैं, एक एक खनन नियंत्रण लगा सकते हैं, जगह जगह खुदाई हो रही है, इससे हम रोक लगा सकते हैं, नियंत्रण में लाएँ तो भूमि संरक्षण हो सकता है। फिर है औद्योगिक जल का परिक्रमण, मतलब जो फैक्ट्रियों से जो केमिकल्स प्रोड्यूस होती है उनमें रोक लगानी चाहिए, है ना। तो इन सब के जो नियंत्रण से क्या हो जाता है, भूमि संरक्षण हो सकता है। अब देखते हैं कि मृदा संसाधन क्या है, और ये मृदा संसाधन को समझेंगे। मृदा क्या, एक संसाधन, समझो। आगे देखें, मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और मिट्टी में ही खेती होती है, पता है। तो मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है, मतलब मिट्टी जो है हम लोग का भी एक आवास है। आप देखोगे कि जितने भी ज़मीन में रहता है उसका भी आवास है ना। अब देखते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ होगा। मृदा का निर्माण, तो मिट्टी के जो निर्माण की जो प्रक्रिया है अत्यंत धीमी होती है, और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र एक सेमी मृदा को बनाने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। नंबर सेकेंड में है कि मृदा का जो निर्माण है ना, सेलों के अपघटन क्रिया से होता है। जितने भी आप चट्टानें देख रहे होंगे, ये क्या हो जाता है, पुराने हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, टकरा करके, या जिसको बोलते हैं कि एक तरह से क्या हो जाता है, पिघल जाता है, अपघटन हो जाता है और क्या हो जाता है, मिट्टी बन जाता है। फिर जैसे मृदा के जो निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि तापमान हो जाना, तापमान से भी क्या हो जाता है, चट्टानें क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। पानी का बहाव, पवन हो गया, इस सब के कारण होता है। आगे देखते हैं कि इस प्रक्रिया में कई भौतिकी और रासायनिक परिवर्तनों का भी कुछ योगदान होता है। अब देखते हैं कि मृदा के प्रकार, कि मृदा कितने टाइप्स होती है। मृदा के प्रकार, तो मृदा के जो प्रकार में अगर हम देखें तो एक होती है लाल और पीली मृदा, और इसको समझेंगे कि क्या इसकी गुणवत्ता है। जलोढ़ मृदा, अब यहाँ जलोढ़ मृदा देख लो, ये जलोढ़ मृदा है ना, ये वाला आप देख रहे हो, ये जलोढ़ मृदा है। और जो हमने फर्स्ट पॉइंट में दिया है ये क्या है, लाल या पीली मृदा, हमने बोला था पीली या लाल मृदा बोले थे, है ना।
लाल मृदा। और ये क्या हो गया, जलोढ़ मृदा हो गया, है ना। आगे देखेंगे इस टाइप। आप देखोगे ये काली मृदा, ये क्या है, काली मृदा है, ये काली मृदा है, इस तरह से दिखता है। वन मृदा है, वन मृदा आगे दिखाएंगे। अब देखते हैं कि जो कुछ इनके कुछ जैसे को हो गया टेटिनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति होता है जो मिट्टी में बेसाल चट्टानों के टूटने या फूटने के कारण निर्माण होता है। इस सब जितने भी मिट्टियाँ होती है। फिर देखते हैं कि आयरन हो गया, चूना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम की बहुलता हो गया, ऐसी चीज़ें होता है। फिर देखते हैं कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। फिर देखते हैं कि महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। सब जितने भी मिट्टी ने बताए वो सब पाया जाता है। हाँ, तो अलग अलग गुणवत्ता है, इनको एक टॉपिक पढ़ेंगे कि उनका एक क्या क्या जो गुण है उसको पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि लाल और पीली मृदा की क्या गुणवत्ता है, क्या रहता है इस मिट्टी में, और ये पीला क्यों होता है या लाल क्यों होता है। तो सब फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि लोहे की कणों की अधिकता के कारण रंग लाल तथा कहीं कहीं पीली भी होती है। मतलब इसमें ज़्यादातर लोहा पाया जाता है और इस कारण से क्या होता है, लाल रंग होता है या पीली रंग होता है। सेकेंड में आप देख सकते हो कि अम्लीय प्राकृतिक की मिट्टी है ना, एसिड क्या है, इसमें एसिड होता है और इन कारण से भी क्या हो जाता है, इसमें लाल या पीली मृदाएँ बन जाती है। फिर देखते हैं कि चूने के इस्तेमाल से उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा, मैदानी और गोरा खासी जतिया पहाड़ों में पाई जाती है ये सब। अब देखते हैं कि लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा की क्या गुण हैं, कैसे बनता है लेटराइट मृदा। तो उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होता है। ज़्यादा टेम्परेचर होता है और जहाँ अधिक वर्षा होता है वहाँ पर जो लेटराइट मृदा बन जाता है। फिर देखते हैं कि भारी वर्षा से क्या होता है, अत्यधिक निक्षालन का परिणाम होता है कि ज़्यादातर क्या हो जाता है, बारिश होने के बाद क्या हो जाता है, निक्षालन होने लगता है कि पानी क्या हो जाता है, लेटराइट मृदा में क्या हो जाता है, निक्षालन होता है, पटकने लगता है पानी। फिर देखते हैं कि चाय और काजू के लिए उपयुक्त होता है। क्या है, चाय या काजू जो उगाने के लिए जो ना लेटराइट मृदा बहुत ही उपयुक्त होता है। और ये लेटराइट मृदा कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है, जैसे हो गया कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। अब देखते हैं कि मरुस्थलीय मृदा क्या, तो मरुस्थलीय मृदा के क्या गुण हैं और कैसे बनता है। तो रंग कैसे होता है इसका, भूरा होता है, रेतीली और लवणीय होता है। इसमें शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वपन की दर अधिक होती है। आप देखते होंगे राजस्थान के वगैरह में क्या होता है, वहाँ बालुई मिट्टी भूरा रंग की होती है। वहाँ पर क्या होता है, जो वर्षाएँ होती है बहुत कम होती है और क्या होता है, धूप ज़्यादा होती है। इस कारण से क्या हो गया, रेतीली बन जाती है ना। फिर देखते हैं कि ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है उसमें। उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है। अगर वहाँ सिंचाई किया जाए तो कुछ ऐसे जो टेक्नोलॉजी या प्रबंधन होना चाहिए और इससे भी तभी बनाया जा सकता है ऊर्जा मिट्टियाँ। अब देखते हैं कि पहाड़ी पथ क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहाड़ी पथ, पहाड़ी पथ तो किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल पर पाए जाने वाला क्षेत्र। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट हो गया, पहाड़ी पद अर्थात पश्चिमी घाट के तल पर पाए जाने वाला क्षेत्र। अब यहाँ समझ में नहीं आया होगा कि पहाड़ी पद क्या है। किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल पर पाए जाने वाला क्षेत्र। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट, पहाड़ी पद अर्थात पश्चिमी घाट के तल पर पाए जाने वाला क्षेत्र को क्या पहाड़ी पात कहा जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ कुछ इमेजेस दिए है, जैसे हो गया मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा है ना। ये मरुस्थलीय मृदा के यहाँ आपको कर देते हैं। मरुस्थलीय मृदा इस तरह टाइप्स के होते हैं। लेटराइट मृदा देख सकते हो ना, इस तरह से होते हैं। अब देखते हैं कि जलोढ़ मृदा कैसे, ये जलोढ़ मृदा बनता कैसे है। तो जलोढ़ मृदा जो है ना,
ये क्या है, भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पाई जाती है। 45 जो एरिया में क्या जाए पाया जाता है। और इसमें क्या है, इस मिट्टी में पोटसा की बहुलता होती है। ये कहाँ पाया जाता है, सिंधु हो गया, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा विकसित होता है। फिर देखते हैं कि रेत हो गया, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। फिर यहाँ आयु के आधार पर पुरानी जलोढ़ हो गया, नई जलोढ़ हो गई, ये क्या है, बागर और खादर के आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर यह बहुत उपजाऊ तथा गन्ना हो गया, चावल, गेहूँ आदि फसलों के लिए उपयोगी है। तो जलोढ़ मृदा है ना, आप देखो कि गन्ना या चावल या गेहूँ के लिए बहुत ही उपयुक्त है। आगे देखेंगे काली मृदा। ये काली मृदा के बारे में देखेंगे कि काली मृदा कैसे बनती है और कैसे ये है। तो रंग काला या अन्य नाम रेगर मृदा। आप रंग जो काला मृदा को आप रेगर मृदा भी कह सकते हो इसको। अब देखते हैं कि दक्कन टेप। दक्कन टेप क्या है, दक्कन टेप है ना, प्रायद्वीप पठार का काली मृदा वाला क्षेत्र है। इसका निर्माण लावा मिट्टी के द्वारा हुआ, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र या कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। दक्कन टेप आप कह सकते हो कि ऐसी जो लावा से बनी हो और ठंड होकर क्या हो गया, मिट्टी बन गई हो, और ये क्या है, जो कपास के लिए ना बहुत ही उपजाऊ है, ये दक्कन टेप कहा जाता है। फिर आप देखोगे वन मृदा। जो वन मृदाएँ कैसी होती है और क्या क्या उसमें गुण होता है वन मृदा में। जैसे हो गया पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है वन मृदा। अब देखोगे कि जो पठार हो गया, पर्वत हो गया, इस सब में क्या होता है कि गाय या बैल क्या होता है नहीं जा पाते हैं, और इस कारण बस क्या होता है वहाँ पर लंबे लंबे पेड़ उग पाते हैं। अब देखते हैं कि गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार कैसे बदलाव आया। नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिलटदार होती है। फिर देखते हैं कि अधिक सिल्क तथा हुमस रहित होता है कि वन मृदा। आप इतना समझदार होंगे कि आप पढ़ लोगे, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि टाइम लग जाता है बहुत। फिर देखते हैं कि खादर और बागर की में अंतर। खादर और बागर में अंतर, ये खादर क्या है और बागर क्या है। तो नवीन जलोढ़ मृदा होती है कि इसमें नए नए जलोढ़ मृदा बन जाते हैं। अब जलोढ़ मृदा मैंने कहा कि इसमें गेहूँ हो गया, चावल, ये उपयुक्त है। और प्राचीन जलोढ़ मृदा, बागर में क्या बोल सकते हो कि प्राचीन जलोढ़ मृदा, जो कि हजारों वर्ष तक वो जलोढ़ मृदा वहीं रही हो, और ऐसे भी जगह हैं, है ना। फिर देखते हैं कि अधिक बारीकी या रेतीली हो गया। एक ऐसी जो खादर होती है कि अधिक बारीकी और रेतली होती है, पूरी महीन होती है आप जलोढ़ मृदा। और कंकड़ या कैल्शियम कार्बोनेट होता है कि कंकड़ जैसे पत्थर छोटे छोटे होते हैं, ये बागर में है ना। बार बार नवीकरण संभव, इसमें क्या हो जाता है कि हम एक मिट्टी को जहाँ उपयोग कर लेते हैं उसको फिर से उपयोग में लाया जा सकता है उसको, है ना। फिर देखते हैं इसका बार बार नवीकरण नहीं किया जा सकता है, किसका, बागर का। फिर देखते हैं कि नदी के पास डेल्टा या बाढ़ निर्मित मैदानों में पाए जाते हैं, जहाँ पर नदी हो, डेल्टा हो, या कोई मैदान इलाके जहाँ पर बाढ़ आता हो, वहाँ पर क्या पाया जाता है, खादर। फिर देखते हैं नदी से दूर जैसे हो गया ऊंचे स्तर पर पाई जाती है ये बागर। अब देखते हैं कि मृदा अपरदन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इस चीज़ को पढ़ोगे ना, इस टॉपिक को पढ़ोगे, तो आपका सब्जेक्टिव हो गया ये कहीं से यहीं से आएगा, क्योंकि ये एक छोटे से पॉइंट में क्या किया गया है, आपको सब कुछ बताया गया है। आपको सब्जेक्टिव करने की ज़रूरत है, फिर भी हम कराएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब देखते हैं कि मृदा अपरदन क्या है। तो मृदा को जो कटाव और उसके बहाव की प्रतिक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। आज देखोगे कि नदी टाइप देखोगे बाढ़ ज़्यादा आ रहा है, तो बाढ़ के कारण क्या होगा, साइड वाले जो मिट्टियाँ होती है वो कटाव होकर क्या जाती है, नदी के साथ बहा करके चला जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन। अब देखो कि मृदा अपरदन हो क्यों रहा है, इसका क्या कारण है। तो मैंने पहले भी बोला था कि वनोन्मूलन, जैसे कि वनों का क्या करना, नहीं लगाना, कटा जाना, है ना। इससे भी क्या हो रहा है कि मृदा क्या हो जा रहा है, अकेला पड़ जा रहा है ना। जिस कारण से क्या हो रहा है, जब वर्षा होती है तो क्या हो जाता है, पानी के साथ मिट्टियाँ बहा के चला जाता है। फिर देखते हैं कि अति पशुचारण हो जाता है, निर्माण और खनन प्रक्रिया हो रही है, इससे मृदा अपरदन हो रहा है।
फिर देखते हैं कि प्राकृतिक तत्व जैसे हो गया पतन, हिमनदी, जल, ये सब के कारण भी क्या हो जाता है, मृदा अपरदन होने लगता है। फिर देखते हैं कृषि के गलत तरीके जैसे कि जुताई के तरीके जो अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, इस कारण से भी मृदा अपरदन हो रहे हैं। जैसे कि हो गया पवन द्वारा मृदा मैदान तथा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाना। अगर देखोगे आज अगर आप जाओगे राजस्थान पॉर्ट में तो वहाँ देखने को मिलेगा, राजस्थान में क्या हो गया, एक मरुस्थलीय मैदान देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जो पवन आता है ना, तो मिट्टियाँ क्या हो जाता है उड़ा के क्या हो जाता है दूसरी जगह में इकट्ठा करने लगता है। तो इससे भी क्या हो जाता है कि जो मृदा है वो क्या हो जाता है, अपरदन होने लगता है। अब देखते हैं कि मृदा अपरदन को कैसे बचाया जा सकता है कि मृदा अपरदन ना हो, तो इसका क्या समाधान है, इनको जानेंगे। तो मृदा अपरदन के समाधान, फर्स्ट पॉइंट में पढ़ सकते हो कि ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखा के समांतर हल चलाने चाहिए, है ना। समोच्च रेखा बहुत अच्छी टाइप से क्या है खेती की जाती है, बहुत अच्छी तरह से खेती हल चलाया जाता है। आप आगे के जो इमेज में दिखाएंगे। फिर देखोगे ढाल वाली जो भूमि होती है ना, भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करने, मतलब आप देखोगे असम टाइप में दो पहाड़ी में खेती चाय वगैरह खेती की जाती है, तो पहाड़ी में क्या हो जाता है सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, पानी क्या होता है रेलिवेंट, मतलब सीधा पानी टपकता नहीं है कि एकदम सपाट से नहीं आता है, एक सीढ़ी से क्या हो जाता है पानी टपक जाता है। इससे क्या हो जाता है कि जो मिट्टी होती है छाई करने से क्या हो जाता है, बच जाता है। फिर देखोगे कि बड़े खेतों में पट्टियों में बांटकर फसलों के बीच घास की पट्टी उगाकर किया जाता है, इसका समाधान हो जाएगा। फिर देखते हैं कि खेत के चारों तरफ पेड़ को कतार में लगाकर एक मेखला बनाना या वनुरोपण करना, इससे भी मृदा अपरदन को बचाया जा सकता है। फिर देखें अति पशुचरण को नियंत्रित करके, मतलब जो गाय हो गया भेड़ हो गया वो क्या हो गया ज़्यादातर क्या घास खा रही है, इस कारण से क्या घास मर रही है, और वर्षा के दिनों में क्या हो रही है, मृदा अपरदन हो रहा है। अब देखते हैं कि अवनलिकाएँ क्या है। अवनलिका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आपको कवर करनी है। अवनलिकाएँ तो बहता हुआ जल जो मृत्तिकायुक्त मृदाओं को कटाते हुए गहरी वाहिकाएँ बनाते हैं, जिन्हें अवनलिकाएँ कहते हैं। कहने का मतलब जब वर्षा होती है ना, तो ये पानी क्या हो जाता है मिट्टी है ना, वो क्या हो जाता है गड्ढा बना देता है, और जो गड्ढा हुआ मिट्टी होता है उड़ा के दूसरी जगह ले जाता है और वो गड्ढा बन जाता है, उसी को बोलते हैं अवनलिकाएँ। समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि उत्खाद भूमि क्या है। उत्खाद भूमि क्या है, तो ऐसे भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती उसे उत्खाद भूमि कहते हैं, सिंपल सा। अब देखते हैं खड्ड भूमि क्या है, तो चंबल बेसिन में इसे खड्ड भूमि कहता है। अब यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है कि पवन मृदा, आप इसको पढ़ लोगे कि पवन मृदा क्या है। तो पवन द्वारा मैदानी या ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं, सिंपल सा। तो इतना ही था, है ना। तो इतना ही आपको पढ़ लेना है, और इस टॉपिक में जितने भी चीज़ें बताई गई ना, इससे बाहर नहीं आने वाला है, आपको इसको पढ़ लेना है। और ये एकदम क्या है कि एक शॉर्ट में बताया गया है कि आप इससे ज़्यादा टॉपिक्स में भी नहीं दिया गया है, और जितने भी टॉपिक्स हैं ये पूरे डिटेल से समझाया गया है, आप पढ़ लेना। इस जो PDF है उसको हम प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना। तो चलो वीडियो को यही एंड करते हैं।